हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मगध एजुकेशन। मगध एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो जीके जीएस प्रैक्टिस सेट में आज डे 63 होने वाला है। इससे पहले आपको लगभग टोटल 62 क्लासेस करवाए गए हैं। तो अगर आप प्रीवियस क्लास नहीं देखे तो जाकर के आप हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के क्लास की और डे 63 में जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं उसे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो ये है आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश से संविधान में ली गई है? सिंपली है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। आपको बताना है कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की जो अवधारणा है ये किस कंट्री से ली गई है, किस देश से ली गई है, ये आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आयरलैंड, फ्रांस, द अमेरिका एंड ब्रिटेन। तो ये किससे ली गई है? ऑप्शन सी। किससे ली गई है? अमेरिका से ली गई है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंडिपेंडेंस जुडिशरी जो कि आपको ये अमेरिका जो प्रणाली है, अमेरिका प्रणाली से, अमेरिका के संविधान के प्रणाली से ये संबंधित है, यानी कि उससे प्रभावित है और भारतीय संविधान में अमेरिका से जुड़ा है, जहां न्यायिक समीक्षा और बोले तो स्वतंत्र न्यायपालिका के सिद्धांत प्रचलित थे। तो उससे ही इंस्पायर होकर यहाँ पे लाया गया है, ठीक है, हमारे भारतीय संविधान में जुड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत में हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन से सबसे बड़ा परिवर्तित होने वाला राज्य कौन सा था? यानी कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था उसके कुछ एडवांटेज भी थे, कुछ डिसएडवांटेज भी थे। तो उसी में है जो ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में आया था, उसके तहत अधिक परिवर्तित होने वाला स्टेट कौन सा था, राज्य कौन सा था? केरल, महाराष्ट्र, बंगाल एंड पंजाब। कौन सा था? बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पंजाब। सबसे ज्यादा प्रभावित और परिवर्तित होने वाला जो स्टेट है वो पंजाब था, ठीक है। इससे काफी ज्यादा बोले तो लाभ प्राप्त हुआ पंजाब को। और पंजाब को, यानी कि जो पंजाब राज्य है ना, ये भारत का अन्न भंडार इसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कई सारे क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है। इसके बाद पंजाब के बाद अगर सेकंड में ले ले तो वो हरियाणा है, उसके बाद वेस्ट बंगाल है, इसका भी उल्लेख देखने को मिलता है। यानी कि ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन था ये पंजाब की उपजाऊ भूमि, साथ ही सुव्यवस्थित सिंचाई प्रणाली के कारण, इसके अतिरिक्त और भी जैसी कृषि तकनीक, इन सभी को अपनाने की प्रवृत्ति के कारण ये हरित क्रांति का एक केंद्र बिंदु बन चुका था और ये सबसे ज्यादा परिवर्तित रहा, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। स्तंभ ए के अंतर्गत स्तंभ बी को मिलान करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैच करना है। यहाँ पे दिए हुए हैं सब फाइलम और एनिमल, आपको यहाँ पे करेक्टली मैच करना है क्वेश्चन नंबर 3 को। तो यहाँ पे सब फाइलम को एनिमल से मैच करेंगे। तो आइए देखते हैं हेक्सापोडा, ठीक है। हेक्सापोडा किससे संबंधित है, किस एनिमल से संबंधित है, ये आपको बताएंगे। किससे संबंधित है? मॉस्किटो, ऑप्शन बी, ठीक है। वहीं क्रस्टेशिया की बात करें तो ये किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? जुलस। किससे संबंधित है? नहीं, ये डेफिना से संबंधित है। तो ये ए हो जाएगा, ठीक है, डेफिना से संबंधित है। नेक्स्ट है मायरियापोडा, ये किससे संबंधित है? जुलस। और लास्ट में बच गया क्लीक्रेटा, तो ये संबंधित है लेमुलस। तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा BADC, ऑप्शन डी, ठीक है। तो यहाँ पे सब फाइलम को एनिमल से मैच करना है, तो आंसर इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से पर्वत का कौन सा भाग आर्द्र पवनों से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो आप लोग देखे होंगे यहाँ पे ऐसे जब एयर हवा यहाँ से आता है इसके कारण यहाँ पे नमी बन जाती है, जिसके कारण अधिक वर्षा देखने को मिलती है। इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे, तो बताइए किस साइड? विंडवार्ड साइड। क्या होगा? पवन मुखी भाग उसे कहते हैं, ऑप्शन ए। क्या कहते हैं? विंडवार्ड साइड, पवन मुखी भाग कहा जाता है। तो यहाँ पे पर्वत का कौन सा भाग आर्द्र पवनों से सबसे ज्यादा अधिक वर्षा प्राप्त करता है? वो है पवन मुखी भाग, यानी कि ऑप्शन ए। यानी कि जो पर्वत का ये जो भाग है ना, ये हवा की दिशा को सामने से जो हवा आ रही होती है ना, ये क्या करता है? यह भाग पवन की हवा की दिशा के सामने होता है, जिसके कारण ये सीधी टकरा जाती है और यहाँ पे अधिक नमी होती है, जिसके कारण यहाँ पे अत्यधिक वर्षा देखने को मिलता है। क्योंकि सीधे टकरा रहा है ना, क्या हो रहा है? सीधे टकरा रहा है, जिसके कारण नमी बनेगी और अधिक वर्षा यानी कि भारी वर्षा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5
वर्नियर कैलिपर, ठीक है, वर्नियर कैलिपर के संदर्भ में आंतरिक जबड़े का उपयोग, किसका, आंतरिक जबड़े का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, वर्नियर कैलिपर। ये आपको बताना है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर एंड इंटरनल जॉ इज यूज्ड टू मेजर। तो ये दो टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग, अगर देखें वर्नियर कैलिपर के कॉन्टेक्स्ट के, तो ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल, एक एक्सटर्नल जॉ होता है, एक होता है इंटरनल, ठीक है, इंटरनल जॉ। तो एक्सटर्नल वाला होता है जो ये क्या करेगा, एक्सटर्नल डायमीटर, ठीक है, ये एक्सटर्नल डायमीटर को, डायमेंशन को कैलकुलेट करेगा। वहीं इंटरनल की बात करें तो ये इंटरनल डायमीटर ऑफ हॉलो सिलेंडर एंड पाइप्स, ये खोखले बेलन और पाइप का आंतरिक व्यास को मेजर करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। वहीं एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल डायमेंशन को करेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सांगपो और जमुना नदी किस नदी के अन्य नाम है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सांगपो नदी से किस नदी को जानते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी को। ये जो सांगपो नदी है, सांगपो या फिर इसे जमुना भी कहा जाता है, अभी देखेंगे। तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसे सांगपो नाम से जानते हैं, यारलुंग सांगपो के नाम से तिब्बत में जाना जाता है, सांगपो नदी से, सांगपो नाम से इसे तिब्बत में जानते हैं, ठीक है। और बात करें इसे सियांग, सियांग या फिर दिहांग, सियांग और दिहांग नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है। असम में किस नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी। और जमुना को बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। और ये जब जमुना नदी जाकर के गंगा नदी से मिलती है उसके बाद ये मेघना नदी कहलाती है, ठीक है। तो इसके नाम याद रखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी के कई सारे नाम है। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा 2023 में शुरू की गई नंद बाबा मिल्क मिशन, ये एक मिल्क मिशन है। तो ये जो नंद बाबा मिल्क मिशन योजना शुरू की गई थी, इसका लागत क्या है, जिसका उद्देश्य दूध उत्पादकों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांव में उचित मूल्य पर दूध बेचने की सुविधा प्रदान करना है। तो यानी आपको बताना है ना कि ये नंद बाबा जो मिल्क मिशन है इसकी शुरुआत 2023 में हुई थी, इसकी कुल लागत कितनी थी। अब यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित गाँव वासियों को यहाँ पे दूध बेचने के लिए सुविधा प्रदान कराने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। आंसर क्या हो जाएगा, 1000 करोड़ कुल इसकी, 1000 करोड़ कुल इसकी लागत रही है, ठीक है, 1000 करोड़। एक सेकंड, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। 2023 में शुरू किया गया था बाय द यूपी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, चंदेरी के मेदिनी रॉय, मेवात के हसन खां और महमूद लोदी, जो कि इब्राहिम लोदी के भाई थे, तो ने अपनी सेना के साथ राणा सांगा के साथ मिलकर किस मुगल शासक के विरुद्ध युद्ध किया था। पान खा घर चल, ठीक है, पान खा घर चल, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध। ये सभी युद्ध किसके द्वारा लड़े गए थे, बाबर द्वारा लड़े गए थे। तो इसी में से एक युद्ध है खानवा का युद्ध, जो किसके विरुद्ध हुआ था, बाबर के विरुद्ध हुआ था। कौन कौन मिलकर कर रहे थे, चंदेरी के मेदिनी रॉय और उसके साथ मेवात के हसन खां मिले हुए थे और महमूद लोदी, साथ में यहाँ पे राणा सांगा। और इस दौरान ये खानवा का युद्ध होता है। कब होता है खानवा का युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें बाबर ने राणा सांगा की जो नेतृत्व वाली जो सेना थी उसे पराजित किया, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, असम में किस गायक को 2019 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। यानी कि एक गायक हैं असम के, ज़्यादातर वो असमीज गाने वगैरह गाया करते हैं, तो असमीज सिंगर हैं। आपको बताना है कि 2019 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्या हो जाएगा आंसर, भूपेन हजारिका, ऑप्शन डी।
भूपेन हजारिका इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, भूपेन हजारिका को सम्मानित किया गया था। ये एक असमीज सिंगर रहे हैं, गीतकार थे, संगीतकार और कवि भी थे, और ये फिल्म निर्माता भी कहा जाता है, इन्होंने फिल्म निर्माण काम किया है। और इन्हें एक स्पेशली नाम से जाना जाता है, सुधा कंठ। ठीक है, इन्हें कई जगह सुधा कंठ के नाम से जाना जाता है। कोकिला की आवाज, इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2019 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ब्रिटिश भारत में बेलूर मठ की स्थापना किस समाज सुधारक ने की थी? किसकी मठ? बेलूर मठ की स्थापना आपको बताना है। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी बेलूर मठ की? स्वामी विवेकानंद, आरजी भंडारकर या फिर वीएन मंडलिक और केटी तेलंग। क्या हो जाएगा आंसर? स्वामी विवेकानंद ने इस बेलूर मठ की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद कौन थे? तो ये रामकृष्ण परमहंस के ये एक प्रमुख शिष्य रहे हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे विवेकानंद जी। तो 1897 में यहाँ पर रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की गई थी, और इसी के साथ ही रामकृष्ण मठ की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, जिसका मुख्यालय बेलूर मठ है। अब इसका उद्देश्य क्या होगा? तो ये जो रामकृष्ण परमहंस है ना, उनकी शिक्षाओं का प्रचार करना और आध्यात्मिक एवं सामाजिक सेवा प्रदान करना, इसके लिए इस मठ की स्थापना की गई थी, जिसका अगर मुख्यालय देखें तो वो कहाँ था? वेस्ट बंगाल बेलूर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कास्टलिंग किस खेल से संबंधित है? तो कई सारे ऐसे वर्ड्स आपको बताए गए हैं जो कि डिफरेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो उसी का एक वर्ड है एक स्पोर्ट का, कास्टलिंग। आपको बताना है कि ये किस खेल से संबंधित है। क्या हो जाएगा आंसर? बिल्कुल सही, ऑप्शन डी, चेस से संबंधित है। किससे संबंधित है? चेस से संबंधित है। ये कास्टलिंग का मीनिंग क्या होता है? कास्टलिंग बोले तो ये शतरंज का एकमात्र चाल है, एक ऐसा चाल है जिसमें एक ही बार में 2 मोहरे चले जाते हैं, जिसे कास्टलिंग कहा जाता है, जो कि शतरंज में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री थे? यानी उनका टेन्योर बहुत ही कम रहा है। ठीक है, चंद्रशेखर, गुजारी लाल, चरण सिंह एंड अटल बिहारी वाजपेयी। तो सिंपली आपको बताना है सबसे कम कार्यकाल वाले जो पीएम रहे हैं, प्रधानमंत्री, वो कौन थे? क्या हो जाएगा आंसर? गुजारी लाल नंदा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, गुजारी लाल नंदा। एक्चुअल में देखें तो ये 2 बार प्राइम मिनिस्टर बने, पीएम बने हैं। ठीक है, इन्होंने 2 बार कार्यकाल पीएम के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। पहली बार 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद, और दूसरा जो बार था वो था 1966 में, जस्ट लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद। ठीक है, जो पहला जो था ना 1964 वाला, इसमें लगभग मात्र 13 दिन के लिए ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो यही सबसे कम कार्यालय वाले प्राइम मिनिस्टर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित बेस्ट स्मॉल बिजनेस, ठीक है ध्यान देंगे, बेस्ट स्मॉल बिजनेस गुड फूड फॉर ऑल के तहत यहाँ पे पुरस्कार का विजेता नहीं है, जो स्वस्थ और सतत खाद्य तक पहुंच विविध और प्रभावशाली समाधान प्रदान करने के लिए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपली है कि ये कौन सा संगठन है जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित बेस्ट स्मॉल बिजनेस गुड फूड फॉर ऑल के तहत नगद पुरस्कार का विजेता नहीं रहा है? कौन सा वो संगठन है? क्या हो जाएगा आंसर? पतंजलि, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, पतंजलि। बाकी ले ले एडिबल रूट प्राइवेट लिमिटेड, ऊर्जा डेवलपमेंट और ये टारू नेचुरल, इन सभी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 36वें राष्ट्रीय खेलों में हाशिका रामचंद्र ने निम्नलिखित में से किस खेल में, आपको बताना है किस स्पोर्ट में 6 स्वर्ण पदक उनके द्वारा जीते गए थे? क्या हो जाएगा आंसर?
खेल में जीते गए थे? स्विमिंग में। ये जो 36वां राष्ट्रीय खेल हर्षिका रामचंद्र की बात करें तो ये स्विमिंग में इन्होंने कुल 6 स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? कर्नाटक से बिलोंग करती हैं। विनिंग द बेस्ट फीमेल एथलीट अवार्ड एट 36 नेशनल गेम इन 2022। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। उमायलपुरम के शिवरामन किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? ये आपको बताना है, ठीक है। किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? यहाँ पे क्वेश्चन दिया है उमायलपुरम के शिवरामन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे, और उसमें काफी ज्यादा एक प्रसिद्ध संगीतकार है, इंडियन म्यूजिशियन है। किस इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हैं? ऑप्शन डी मृदंगम। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। किससे जुड़े हैं? मृदंगम से जुड़े हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये और इन्हें इसमें पद्म विभूषण से, साथ में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय संगीतकार हैं जो कि कर्नाटक तालवाद मृदंगम के ये प्रतिपादक रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुंबई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए यहाँ पे एक और बंदरगाह की स्थापना की गई थी? उसका नाम है उपग्रह बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। वो कौन सा बंदरगाह था? तो अब एक ही शहर में एक ही बंदरगाह होते हैं ना, उसमें ज्यादा लोड हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे एक और बंदरगाह बनाया जाता है। तो यहाँ पे उसी को, ये जो मुंबई बंदरगाह है, इसका दबाव कम करने के लिए यहाँ पे उपग्रह बंदरगाह की स्थापना की गई थी। किस बंदरगाह को विकसित किया गया था? क्या हो जाएगा आंसर? न्यू मैंगलोर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ऑप्शन डी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जिसे और किस नाम से जानते हैं? इन्हें ही नहावा शेवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह में से एक है। तो ये क्या है? उपग्रह बंदरगाह है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में सरकार घाटे का बजट चाहती है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस कंडीशन में सरकार घाटे का बजट चलाती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन देके आप समझ गए होंगे। व्हेन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड एक सेकेंड, हाँ, व्हेन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड रेवेन्यू। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि जब सरकारी व्यय राजस्व से अधिक हो जाए तो सरकार घाटे का बजट चलाती है। अब सिंपल सी बात है, मान लीजिए सरकारी व्यय अधिक हो जाएगा और राजस्व से अधिक हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? घाटे में जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, रोटेला पांडुगा या फिर रोटी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? एक रोटी महोत्सव है, सिंपली एक बोले तो राज्य में मनाया जाने वाला एक उत्सव है, उसे रोटेला पांडुगा भी कहते हैं और रोटी महोत्सव भी कहा जाता है। तो किस राज्य में मनाया जाता है बताएंगे? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी, ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला एक उत्सव है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है, विशेष रूप से नेल्लोर शहर का ये बड़ा ही बोले तो मेनली यहाँ पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। यह एक वार्षिक 3 दिवसीय उत्सव रहे तो याद रखेंगे, ये आंध्र प्रदेश का एक महान उत्सव है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। मथुरा कला विद्यालय के संदर्भ में किस काल के दौरान कार्तिक और कुबेर जैसी ब्रह्मांड देवताओं की कई मूर्तियां बनाई गई? कई सारे शिव भगवान जी के, कार्तिक जी के, ब्रह्मांड, इन सभी के कई सारी मूर्तियां बनाई गई। तो किसके शासनकाल के दौरान? मथुरा कला विद्यालय के संदर्भ में बताना है किसके शासन में बनाया गया था? कुषाण। ऑप्शन डी, कुषाण के शासन काल में बनाया गया है। किसके शासन काल में? कुषाण। लगभग 19 से 300 ईस्वी के बीच यहाँ पे कई प्रकार के यहाँ पे मूर्तियां बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 20। अब यहाँ पे मैच करना है कॉलम ए को कॉलम बी से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है? मैच करना है कॉलम ए को कॉलम बी से। बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि ये जो ग्लूकोज है ये बेस्ट ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। इसमें क्या टिक करेंगे? ऑप्शन, एक सेकेंड, हाँ। नेक्स्ट है ईस्ट। ईस्ट का काम क्या है?
यूजेज न्यूट्रिएंट फॉर फर्मेंटेशन प्रोसेस। ग्लाइकोलिसिस का काम क्या है? ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। वही पायरुविक एसिड की बात करें तो ये इंटरमीडिएट सब्सटेंसेस इन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज में काम करता है, तो आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। यूएनडीपी के अनुसार मानव विकास सूचकांक 2022 में श्रीलंका का स्थान क्या रहा है? अब बताएंगे यूएनडीपी में, यूएनडीपी के अनुसार जो नेपाल है, ये 2000 जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो रिपोर्ट है ना 2022 के अनुसार, ये श्रीलंका का स्थान क्या रहा है ये बताएंगे। क्या रहा है? 73rd। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 73rd स्थान यानी कि 73वां स्थान रहा है 1951 देशों में। ये उच्च मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22। यदि एक दंड चुंबक को धागों से लटकाया जाए तो उसका उत्तरी ध्रुव किस दिशा की ओर संकेत करेगा? ठीक है, मान लीजिए ये कोई मैग्नेट है, ठीक है, इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है, अभी इसे लटकाया जाएगा तो ये किस दिशा की ओर, इसका जो बात करें तो ये किस साइड अट्रैक्ट होगा? सिंपल सी बात है, नॉर्थ साइड में। किस साइड में? नॉर्थ साइड में। तो यहाँ पे वही पूछा गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उत्तर ध्रुव की ओर, उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की ओर अट्रैक्ट आकर्षित होगा। क्वेश्चन नंबर 23। फुगड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताएंगे। किस राज्य से संबंधित है फुगड़ी? गोवा का। ठीक है, ये गोवा का डांस है, गोवा का ये फोक डांस है, जो कि मेनली ये गोवा में भी देखने को मिलता है, साथ में कुछ महाराष्ट्र वाले रीजन में और कोंकण के कुछ कोस्टल रीजन में भी यहाँ पे ये डांस किया जाता है। किस जनजाति द्वारा? याद रखिए, ये कोंकण जनजाति द्वारा, समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला ये डांस फॉर्म है। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान संयुक्त आज अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में निम्नलिखित में से किस संगठन पार्टी की शुरुआत हुई थी? किसकी शुरुआत हुई थी? गदर पार्टी की। गदर पार्टी को यहाँ पे क्या बोला जाता है? हिंदुस्तान गदर पार्टी, जो कि 1913 में से स्थापित किया गया था। उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकना। इसके लिए इस पार्टी की शुरुआत की गई थी। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 25। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है जब कोई निचला अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले पर विचार करती है? तो कौन सा? 5 टाइप के रिट होते हैं, टोटल 5 टाइप के रिट होते हैं। हैबेस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, सर्टिटरी, क्यू वारंटो। ठीक है, तो इसमें से जब कोई भी न्यायालय यहाँ पे किसी निचली अदालत में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय लेगी तो वहाँ पे कौन सा रिट जारी किया जाएगा? कौन सा रिट जारी किया जाएगा? सिंपल बात है, कौन सा रिट? ऑप्शन डी, प्रोहिबिशन। ठीक है, रोकने के लिए यहाँ पे प्रोहिबिशन रिट जारी किया जाएगा। तो ये हमारे आज के टॉप 25 क्वेश्चंस रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।